हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल शर्मा जी। ठीक, तो इसके पहले मैं आपको क्या क्या करवा चुका हूँ वो देख लीजिए। तो अभी तक हम फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में लोकेशन पर डिस्कस कर चुके हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स का बेसिक पढ़ चुके हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकलता है, ठीक है ना, किन किन स्टेट से निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया के साइज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं भाई, 7th है ना लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। फिर इंडिया लैंड फ्रंटियर डिस्कस कर चुके हैं, कोस्ट लाइन डिस्कस कर चुके हैं भाई, है ना कि इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं वो किस किस से, और भी डिस्कस करेंगे हम इसको। अभी तो मैंने केवल आपको लेंथ बताई है, ठीक है ना, कि इंडिया का लैंड फ्रंटियर कितना है और कोस्ट लाइन कितनी है। फिर कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड टाइम एंड मेरिडियन ये हम कर चुके हैं। ठीक, देखिएगा लेक्चर्स को, जाके समझिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर लेंथ ऑफ डे एंड नाइट का कंसेप्ट, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, व्हाई द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट इन कन्याकुमारी एज कंपेयर टू कश्मीर। ठीक, तो इसका मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड ये हमें आज पढ़ना है इस लेक्चर में, हम मतलब इस लेक्चर में ये कवर करेंगे। फिर इंडिया के नेबर्स कवर करेंगे, कौन कौन से नेबर्स हैं बाकायदा मैप के साथ, और साथ में कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ साथ लिखते जाइए। और एक आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया भी रखिए, ठीक है ना, तो कौन से नेबर्स कहाँ हैं और किन स्टेट्स की बॉर्डर जो है कौन से कंट्री के साथ बन रही है ये भी हम देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। क्योंकि लेंथ ऑफ डे एंड नाइट अर्थ के ऊपर हर जगह सेम नहीं है, कहीं डेज बड़े हैं नाइट्स छोटी हैं, कहीं नाइट्स बड़ी हैं डेज छोटे हैं, और ईयरली भी ये चीज़ जो होती है चेंज होती है, इंटरचेंज होती है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि आपके 9th क्लास के चैप्टर 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है। वो है व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो ऑन इन कश्मीर। तो डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो हमें कन्याकुमारी जो इक्वेटर के पास है वहां पे फील नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप कश्मीर जाते हैं जो कि इक्वेटर से बहुत दूर है, तो कश्मीर में हमें डे एंड नाइट का डिफरेंस फील होता है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना पड़ेंगे, ठीक है ना भाई। मेरा काम है समझाना, है ना, रटवाना नहीं है। तो मैं हर चीज को समझाऊंगा और एंड में मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा जो कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, चलिए लेट्स सी। तो भाई देखिए लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, तो हमें एक चीज मालूम है, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ रेस्पॉन्सिबल फॉर डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट का जो फेनोमेना होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ जो है वो घूम रही है अपनी एक्सिस पे, ठीक। तो ये जो एक्सिस है नॉर्थ से साउथ एक्सिस, ये अर्थ घूम रही है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी तक हमने देखा कि अर्थ की एक्सिस हमने सीधी ली है ना, पर अर्थ की एक्सिस सीधी नहीं है, अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है, थोड़ी झुकी हुई है। ठीक, तो वही हम देखेंगे सर कितना झुकी हुई है, कितना कहां से झुकी हुई है, ठीक है ना। तो अर्थ की एक्सिस एकदम स्ट्रेट नहीं है, ठीक, अर्थ की एक्सिस थोड़ी सी टिल्टेड है। क्या है? टिल्टेड। ये ओरिजिनल एक्सिस है अर्थ की, दिस, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्रीज, ठीक है। तो अर्थ जो है इस प्रकार से अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज, और इसकी वजह से जो इसे ये मान लीजिए यहां पर सन है, किधर है? यहां पर सन है, और सन की रेज जो आ रही हैं, ठीक, वो अलग अलग समय पे अलग अलग ट्रॉपिक्स यानी कि अलग अलग लैटिट्यूड्स पर वर्टिकल पड़ती है। जैसे ये वाली कंडीशन में लूं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में जो एक्सिस है अर्थ की, और जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये अर्थ की वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आ रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अर्थ की एक्सिस झुकी हुई है, अर्थ की एक्सिस जो है 90 डिग्री नहीं है, अर्थ की एक्सिस झुकी हुई है 23.5 डिग्रीज। इसीलिए हम एक 23.5 डिग्रीज का जो लैटिट्यूड है उसे मानते हैं, ठीक, ध्यान रखिए। तो नॉर्थ में बात करूंगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और साउथ की बात करूंगा 23.5 डिग्री साउथ, तो ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक। इसीलिए हमने दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स लिए हुए हैं क्योंकि अर्थ की एक्सिस उतनी टिल्टेड है, ठीक। चलो इसको और समझते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, टिल्टेशन ऑफ अर्थ एक्सिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है ना। कैसे होता है ये मैं समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड।
तो देखो अगर अर्थ की एक्सिस टेढ़ी नहीं है, अगर अपन एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इफ वी एज्यूम दैट कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये अर्थ की एक्सिस हो गई, यहां पर नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। और अर्थ रोटेट कर रही है इस प्रकार से, यहां से घूमकर पूरा ऐसा चक्कर लगाती है, ठीक, क्लियर है, ध्यान, इस प्रकार से रोटेट कर रही है अर्थ। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, ठीक, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई भी पॉइंट, मान लीजिए आप इक्वेटर पे रहते हैं, है ना, इक्वेटर पे यहां पर हैं, तो आप अर्थ के साथ रोटेट करते हुए पूरा एक चक्कर लगाएंगे गोल, 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा के दोबारा इसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, ठीक। अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, ठीक। चलिए, तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आप देखिए अब क्या हो रहा है कि वर्टिकल रेज जो है वो सन की इस तरफ से आ रही है, मान लीजिए इस डायरेक्शन से वर्टिकल रेज आ रही है सन की, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कोई भी व्यक्ति जो इक्वेटर पे रह रहा है वो देखो ये अर्थ सन के सामने से रोटेट कर रही है, फिर ये घूमकर इधर रात हो जाएगी उसके यहाँ, फिर ये रात में घूमेगा अर्थ के साथ और फिर दोबारा से इस पॉइंट पर, समझिए बात को बहुत ध्यान से। तो अर्थ के साथ रोटेट होगा ये बंदा, अभी हम मान के चल रहे हैं कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड नहीं है, ठीक। तो इसको लगभग इसने 12 घंटे का समय लिया सन के सामने और 12 घंटे का समय लिया रात के समय, मतलब सन के अगेंस्ट अपोजिट साइड में, ठीक। ध्यान रखिएगा फिर से, अगर आप यहां पर हैं तो आप सन के सामने से रोटेट करते हुए निकलेंगे, ठीक, और फिर बाद में अंधेरे में रोटेट करते हुए निकलेंगे। तो देखो ये दोनों जो आप समय ले रहे हैं, सन के सामने कितना समय ले रहे हैं और सन के पीछे कितना समय ले रहे हैं, है ना, कितना आप टाइम ले रहे हैं, ये दोनों टाइम बराबर है, इक्वल है, ठीक, क्लियर है। मतलब अगर आप अर्थ की एक्सिस को अपन टिल्टेड नहीं माने, ठीक, तो आप उजाले में भी उतना ही समय निकालेंगे जितना आप अंधेरे में निकालेंगे रोटेशन के साथ, क्लियर है। ये मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूं, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं, सन की वर्टिकल रेज यहां से आ रही है सामने से, ठीक, क्लियर है। तो इस कंडीशन में भी आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितना समय दिन में निकालेंगे उतना ही समय रात में निकालेंगे। तो यहां पर भी देखिए डे और नाइट इक्वल हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, एक लाइन मैंने मान ली इमेजिनरी लाइन जो कि उजाले वाले पार्ट से अर्थ का उजाले का पार्ट और अंधेरे का पार्ट सेपरेट कर रही है, इसको अपन बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ध्यान रखिएगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक। अब ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है मतलब आप कितना समय डे में निकाल रहे हैं और कितना समय नाइट में निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है रोटेशन पे, अर्थ के साथ आप रोटेट कर रहे हैं और सारे अर्थ पर सारे इतने लोग हैं वो सब अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं, वो कुछ समय दिन में निकालते हैं कुछ समय रात में निकालते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसे ही डे और नाइट का फेनोमेना होता है, जब अर्थ घूमती है आपके घर शाम हो जाएगी, धीरे धीरे फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह होगी, फिर दोपहर होगी, फिर शाम होगी, इस प्रकार से रोटेशन चलता है, ठीक। मेरे ख्याल सिंपल है, कुछ समझने का ज्यादा इसमें है नहीं, ठीक है ना। फिर भी पिक्चराइज करिएगा, है ना, पिक्चराइज करना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में, डायग्राम्स के साथ दिमाग में पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है, ठीक। तो एक बार और बता रहा हूं मैं आपको, यदि अर्थ की एक्सिस हम लोग सीधी मान लें, क्या मान लें, स्ट्रेट लाइन, ठीक, तो एवरी प्लेस ऑन अर्थ पे हर जगह कोई कहीं भी आप जाएं, चाहे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएं, चाहे उसके ऊपर रहें, है ना, पोल्स के पास रहते हो, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास रहते हो, चाहे साउथ पोल के पास रहते हो, आर्कटिक सर्कल पे रहते हो, आप हर जगह डे और नाइट में रोटेशन के साथ सेम टाइम स्पेंड करेंगे। मतलब क्या हो गया, हर जगह आपका इक्वल टाइम 12 घंटे का डे और 12 घंटे की नाइट होती अगर मैं अर्थ की एक्सिस को स्ट्रेट लाइन ले लेता, पर वास्तविकता ये नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी, ठीक है ना। ये केवल कंसेप्चुलाइज करने के लिए हमने चीजों को समझा है। अब अर्थ की कंडीशन कैसी है, इस प्रकार से, ठीक। तो मैंने बताया आपको लास्ट डायग्राम में कि अर्थ की एक्सिस जो है, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है, ठीक है ना, तो वो एक्सिस टिल्टेड है, ठीक। टिल्टेड कैसी है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक। और वो कितनी टेढ़ी है सर, तो वो 23.5 डिग्री टेढ़ी है, ठीक। 23.5 डिग्री किससे, तो देखो फटाफट, अगर हम जो एक अर्थ की एक्सिस को इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन मान लें कि अर्थ की एक्सिस जो है वो स्ट्रेट है इमेजिनरी रूप से, तो उस स्ट्रेट लाइन से ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ध्यान रखना, इट इज नॉट स्ट्रेट,
ठीक, अब इससे क्या क्या फर्क पड़ता है देखिए फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, इससे ये फर्क पड़ता है कि अब सारी जगहों पर, अर्थ की सारी जगहों पर डे और नाइट की लेंथ सेम नहीं रहेगी। ठीक है ना, क्या नहीं रहेगा देखो फटाफट। अब देखो ये वाली कंडीशन ले रहा हूं मैं। ठीक, सनलाइट इधर से आ रही है, अभी क्या से आ रही है, इस तरफ से। ठीक, अब इस तरफ से सनलाइट जो सीधी आ रही है, बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, अर्थ एक्सिस टिल्टेड होने के कारण ये सनलाइट परपेंडिकुलर पड़ेगी कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक, अब इस कंडीशन में देखो, अगर इस कंडीशन में अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं तो इक्वेटर पे आपने ये दिन में समय निकाला, अर्थ रोटेट करेगी। अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, ध्यान से देखिएगा, अर्थ इस प्रकार से रोटेट कर रही है। ठीक, अब टिल्टेड एक्सिस पे अर्थ रोटेट कर रही है, ना कि सीधी एक्सिस पे। ये वाले एग्जांपल में हमने अर्थ को सीधी एक्सिस पे रोटेट करवाया था। ठीक है ना, जो कि एक सुपरफिशियल है ना, एक इमेजनरी कंसेप्ट है, पर समझना जरूरी है इसको भी। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर टिल्टेड एक्सिस है। टिल्टेड कितनी है, 23.5 डिग्रीज। कहां से टिल्टेड है सर, इमेजनरी स्ट्रेट एक्सिस से। तो अर्थ की जो इमेजनरी स्ट्रेट एक्सिस है उससे 23.5 डिग्रीज अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है। और टिल्टेड होने की वजह से फर्क कहां पड़ता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। मान लीजिए अब ये इस प्रकार से अर्थ रोटेट कर रही है अलोंग टिल्टेड एक्सिस। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं तो आपने अर्थ के साथ रोटेट होते हुए ये आपने दिन में समय निकाला और फिर घूमकर उस तरफ पहुंच गए अर्थ के पीछे, है ना, क्योंकि अर्थ स्फीयर है, और फिर आपने रात में ये समय निकाला। तो देखो इक्वेटर पर हमने देखा कि डे और नाइट की लेंथ बराबर है। ठीक, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक, ये अर्थ को दो बराबर भागों में काट रहा है और इक्वेटर को भी दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। ठीक, यहां पर भी इक्वेटर को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इक्वेटर के साथ साथ सभी लैटिट्यूड्स को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जिस भी लैटिट्यूड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा वहां पर दिन और रात की लंबाई सेम होगी। ध्यान रखिए, कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं अपन इसको सिंपल तरीका भी है बताने का, पर थोड़ा सा अपन लिखेंगे क्या ये समझिए, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अगर अर्थ की एक्सिस सीधी होती तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हर लैटिट्यूड को दो बराबर इक्वल पार्ट्स में काटता, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता। ठीक, और नाइट की लेंथ, डे की लेंथ भी इक्वल होती और नाइट की लेंथ भी इक्वल होती। पर ये है ना कंसेप्चुअल समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि अर्थ की एक्सिस क्या है, टिल्टेड है। तो टिल्टेड अर्थ की एक्सिस होने की वजह से इक्वेटर तो बराबर कट रहा है। देखो ध्यान रखना, इक्वेटर पर डे और नाइट की लेंथ बराबर है, लेकिन जैसे ही आप इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, उस कंडीशन में हाइट बराबर नहीं रहेगी, है ना। तो अब देखो इक्वेटर से आप मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहते हैं। कहां पे रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब आप अर्थ के साथ रोटेट करते हैं तो आप फिर घूमकर दोबारा से नाइट में गए, ये नाइट आपकी हुई, नाइट में आपने समय निकाला रोटेशन के साथ। अब देखो इस कंडीशन में आप देखो कि आपने डे में ज्यादा समय निकाला है, ठीक, और नाइट में कम समय निकाला है, ध्यान रखिए। तो ऐसी कंडीशन में डेज की लेंथ बढ़ जाएगी और नाइट की लेंथ कम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से। ठीक, ऐसे ही सेम कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में अगर अपन जाते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में आप रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो आप दिन के समय मतलब दिन में कम समय निकालेंगे रोटेशन के साथ और रात में ज्यादा समय निकालेंगे रोटेशन के साथ। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखो अब जब अर्थ की एक्सिस अपन ने टिल्टेड कर दी है जरा सी, तो सभी जगह पर डे और नाइट की लेंथ सेम नहीं रही है, ध्यान रखिएगा, डे और नाइट की लेंथ सेम नहीं रही है। ठीक, तो क्या हो गया सर, डे और नाइट की लेंथ सेम नहीं है, तो फिर अब क्या हो गई है देखो फटाफट। तो अब इक्वेटर पे तो डे और नाइट की लेंथ सेम है, क्योंकि इक्वेटर को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, तो यहां पर डेज और नाइट्स की लेंथ सेम रहेगी रोटेशन के साथ। लेकिन जैसे ही आप नॉर्थ और साउथ जाते हैं वहां पर फिर डेज और नाइट की लेंथ में डिफरेंस आने लगता है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर, अब देखो कंडीशन देखना, इस कंडीशन में सन की जो रेज आ रही है डायरेक्टली वो कहां पे आ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ठीक, ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं, वर्टिकली आती हैं, तो उस कंडीशन में ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है आपका। ठीक, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
डेज जो हो जाएंगे वो बड़े हो जाएंगे और नाइट्स जो हो जाएंगी वो छोटी हो जाएंगी। समझना बात को बहुत ध्यान से, डेज बड़े हो जाएंगे और नाइट छोटी हो जाएंगी। क्लियर है? सेम कंडीशन में जब सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रहेंगी तो उस कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में डेज जो हो जाएंगे वो शॉर्टर हो जाएंगे और नाइट्स जो हो जाएंगी वो लॉन्गर हो जाएंगी। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि अर्थ रोटेट करने के साथ साथ रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड। अभी 2 मिनट में समझाता हूं पूरा कंसेप्ट। क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आई। इक्वेटर पर हमेशा डे और नाइट की लेंथ सेम रहेगी। तो आप अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं तो इक्वेटर पे आपका दिन भी 12 घंटे का होगा और रात भी 12 घंटे की होगी। लेकिन अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उसके ऊपर रहते हैं तो फिर दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएंगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, दिन भी बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएंगी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर समझा रहा हूं एक बार कि अगर अर्थ की जो एक्सिस है वो वर्टिकल होती तो उस कंडीशन में अर्थ पर हर जगह पर जहां भी आप जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, डे और नाइट की लेंथ इक्वल होती। लेकिन अर्थ की एक्सिस सीधी नहीं है, टिल्टेटेड है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर हर जगह डे और नाइट की लेंथ सेम नहीं है। क्योंकि इस कंडीशन में टिल्टेशन की जब अपन बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में अब सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो इक्वेटर को बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, पर बाकी किसी लैटिट्यूड को वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा। देखो ये वाला पोर्शन ज्यादा है, ये वाला पोर्शन कम है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कट कर रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक, ये इक्वेटर को तो बराबर कट कर रहा है लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बराबर कट नहीं कर रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन सभी लैटिट्यूड्स को बराबर कट नहीं कर रहा तो डे और नाइट की लेंथ बराबर नहीं होगी सब जगह। ठीक है ना? चलो, अब ये एक कंडीशन हो गई है ना। अब इसको अपन और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जरा सा थोड़ा सा डिटेल में। तो अब देखो, अब मैं आपको एक कंडीशन दिखा रहा हूं जहां पर अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ठीक, तो इस कंडीशन में जब सन की वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं और ये एक कंडीशन है जब सन की वर्टिकल रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, तो दोनों ही कंडीशन में सारी सिचुएशंस बदल जाती हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, अर्थ जो है वो 6 महीने में घूमकर सन के इस तरफ आएगी, फिर इस प्रकार से घूमकर इस तरफ। तो ये ध्यान रखिए, सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक, 3 डायमेंशनल पिक्चर है ये, ध्यान रखिएगा। तो अपन एक कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन कि इस कंडीशन में जब सन अर्थ इधर है ना, तो ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो इस कंडीशन में सन की वर्टिकल रेस कहां पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और इस कंडीशन में सन की वर्टिकल रेस कहां पे आएंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ठीक है ना। तो इस कंडीशन को जब सन की वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही है तो उसको बोलते हैं समर सॉल्स्टाइस। क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टाइस। ध्यान रखिएगा। और ये कंडीशन आती है 21 जून को। कब आती है? 21 जून को। इसके एग्जैक्टली 6 महीने बाद, ठीक, जब अर्थ इस पोजीशन पे होगी सन के, तो सन की वर्टिकल रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएंगी और इस कंडीशन को बोलते हैं विंटर सॉल्स्टाइस। क्या बोलते हैं? विंटर सॉल्स्टाइस। और ये आती है कंडीशन 22 दिसंबर को। ठीक, अभी इतना समझो, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं ना, बहुत नॉर्मल है और बहुत बेसिक है। ठीक है ना, डिटेल में तो अपन अभी नहीं गए हैं। ठीक, तो देखो इस कंडीशन की बात करूं, यानी कि समर सॉल्स्टाइस की बात करूं, तो इस कंडीशन में अर्थ रोटेट कर रही है इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और इस रोटेशन की वजह से ये अर्थ, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। ठीक, तो सारी प्लेसेस जो है वो दिन भी महसूस कर रही है और रात भी महसूस कर रही है। ध्यान रखिएगा। तो ये वाली कंडीशन मैं आपको बता रहा था अभी, ठीक, ऊपर वाले डायग्राम में। तो देखो इस कंडीशन में सन की वर्टिकल रेस कहां पे आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। मतलब ये समर सीजन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीजन है? समर सीजन। ठीक, समर सीजन क्यों है? क्योंकि देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहां से पूरा यहां तक ये, ठीक, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और इसका कम पोर्शन जो है वो रात में है और ज्यादा पोर्शन जो है वो दिन में है। ध्यान रखिएगा। तो दिन ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है गर्मी ज्यादा रहेगी, और गर्मी ज्यादा रहेगी तो क्या होगा भाई? ये रात का पोर्शन है। ठीक, ध्यान रखिएगा, रात का पोर्शन कम है सन के सामने,
और दिन का पोर्शन ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस समर। और सेम इसी कंडीशन में, मतलब समर सॉल्स्टाइस की कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर का ज्यादातर पोर्शन जो है वो रात में है, तो यहां ठंड बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हीट कम प्राप्त होगी यहां पर, और लेस पोर्शन जो है वो सन के सामने रहेगा, मतलब डे में रहेगा। तो इस कंडीशन में सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहेंगी। ठीक, चलो इसको अगर अपन इस मैप पे मार्क करें तो ये जो कंडीशन है समर सॉल्स्टाइस वाली, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डेज जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे, नाइट्स जो रहेंगी वो छोटी रहेंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समझ में आई बात। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, डेज जो रहेंगे वो शॉर्टर रहेंगे और नाइट्स जो रहेंगी वो लॉन्गर रहेंगी। ठीक, ये कंडीशन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगा। समझ में आ रही है बात, कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये सारी कंडीशंस बदल जाएंगी जब यही अर्थ 6 महीने बाद इस कंडीशन में आएंगी। तो इस कंडीशन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर रहेगी और सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब जैसे क्लियर है ना, तो देखो सदर्न हेमिस्फीयर में समर रहेगा और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं, समर सीजन में क्रिसमस मनता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो क्रिसमस बनता है वो विंटर्स में बनता है। ठीक, चलो इधर ध्यान दो। और अब इस कंडीशन में जो डेज रहेंगे, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डेज रहेंगे वो शॉर्टर रहेंगे और नाइट्स जो रहेंगी वो लॉन्गर रहेंगी। क्लियर है। और इस कंडीशन में समर जब सदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा तो इस कंडीशन में डेज लॉन्गर रहेंगे और नाइट्स शॉर्टर रहेंगी। ठीक, क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, सिंपल सी है। जो कंडीशंस यहां थी समर सॉल्स्टाइस में वो कंडीशंस रिवर्स हो गई विंटर सॉल्स्टाइस में, है ना, क्योंकि ये साइकिल पूरा चलता रहता है, रेवोल्यूशन चलता रहता है। तो हर साल समर भी आता है, विंटर भी आता है, ठीक है ना। तो यही कारण है कि हम बोलते हैं कि जो अर्थ का रेवोल्यूशन होता है ना, रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स आते हैं, रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स आते हैं। और डे और नाइट का फेनोमेना किस लिए होता है, किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ रोटेट कर रही है तो डे और नाइट हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रही है तो सीजन आ रहे हैं, ठीक है ना। और डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस क्यों आता है, कि वाई डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस है, इट इज बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की एक्सिस झुकी हुई है, इस वजह से क्या होता है, डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस आता है। और कहां कहां पर कैसा कैसा डिफरेंस आता है ये मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब अगर किसी भी कंडीशन में अपन ले लें तो चाहे वर्टिकल रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे आ रही है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इक्वल पार्ट्स में कट करता है, मतलब नाइट्स भी इक्वल हैं और डेज भी इक्वल हैं। तो इक्वेटर पे हमेशा, चाहे वो ठंड हो, चाहे गर्मियां हो, चाहे कोई सा भी सीजन हो, डेज की लेंथ और नाइट की लेंथ विल बी इक्वल ऑन इक्वेटर। और इक्वेटर से जैसे आप दूर जाते जाओगे तो क्या होगा, डेज की लेंथ और नाइट की लेंथ में डिफरेंस आता जाएगा। और डिफरेंस कैसे आएगा, डिपेंड करता है कि वहां पर समर है कि विंटर है। ठीक, चलिए, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहां पर प्रश्न आता है एक, मेरे ख्याल समझ में आ गया है ये, है ना, आप ज्यादा डिटेल में इसकी नहीं जा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर अपने को जो फील नहीं होता है, क्या डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट, पर हमें कश्मीर में फील होता है। तो देखो, अगर अपन इंडिया का मैप देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जो 8 डिग्री 4 मिनट्स है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, वो इक्वेटर के बहुत करीब है ना, यहां से इक्वेटर निकला हुआ है। ठीक, और जो कश्मीर है वो इक्वेटर से लगभग 30 डिग्रीज, कितना, 30 डिग्रीज लैटिट्यूड पर है, मतलब दूर है 30 डिग्री लैटिट्यूड। तो जाहिर सी बात है कि जो जगह इक्वेटर के जितना पास होगी वहां डे और नाइट का जो डिफरेंस है वो उतना कम फील होगा, क्योंकि इक्वेटर पे एग्जैक्टली डे और नाइट इक्वल होते हैं। और इक्वेटर के पास जगहें जितनी हैं वहां पर डे और नाइट में डिफरेंस पता लगा पाना या डे और नाइट में डिफरेंस नोटिसेबल नहीं होता है। ठीक है, वहीं आप इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे
उतना डे और नाइट में डिफरेंस नोटिसेबल रहेगा। ठीक, तो है ना, सिंपल 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो यहां डेज विल बी लार्जर एंड नाइट्स विल बी शॉर्टर इन समर सीजन। कब? नाइट विल बी शॉर्टर इन समर सीजन। समर सीजन कब होता है भैया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं, मतलब कश्मीर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो समर सीजन यहां पर होता है समर सोल्स्टिस के समय। ठीक, और वहीं विंटर सीजन की बात करूं, अगर विंटर की बात कर रहे हैं हम, तो डेज विल बी शॉर्टर एंड नाइट्स विल बी लॉन्गर। ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन को आपको ऐसा का ऐसा ही चिपकाना है, ऐसा का ऐसा ही लिखना है। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, याद करने में बहुत आसानी होगी। अब ये सारे सेंटेंस आपको याद हो जाएंगे। देखो, अब सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा अपना, एक क्वेश्चन पूछता है तो आपसे, द टिल्टेशन ऑफ अर्थ एक्सिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो डिफरेंस होता है डे और नाइट की लेंथ का, वो होता है बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है। ठीक, और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल नहीं है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बराबर पार्ट्स में कट नहीं कर रहा है, बताया मैंने आपको। डे एंड नाइट आर इक्वल ऑन इक्वेटर ऑल राउंड द ईयर। तो इक्वेटर को बराबर पार्ट में काट कर रहा है ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसलिए इक्वेटर पे डे और नाइट हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। ठीक है ना, इक्वेटर ऑल राउंड द ईयर। इट इज बिकॉज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कट्स इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो किस लिए होता है भैया? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इक्वेटर को बराबर पार्ट्स में कट कर रहा है। फिर आता है, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर नॉर्थ एंड साउथ। तो हम इक्वेटर से नॉर्थ में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, कहीं भी, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट चेंजेस ड्यू टू टिल्टेशन। चेंज हो जाता है वो, बिकॉज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कट्स ईच लैटिट्यूड इन अनइक्वल पार्ट्स। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ईच लैटिट्यूड को अनइक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, देखो, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एज वी नो कि एज कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर टू द इक्वेटर एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, द डे नाइट डिफरेंस इज हार्डली 1 आवर देयर। तो ज्यादा फेल्ट नहीं होता, ठीक है, आधा घंटा पौन घंटा डिफरेंस रहता है ना, मतलब 12-12 घंटे का एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, पर आधे घंटे का गैप हो सकता है। जैसे ही आप इक्वेटर से दूर जाओगे ये गैप बढ़ता जाएगा। ठीक, Therefore, the duration of day and night is hardly felt at Kanyakumari. Kanyakumari पर hardly felt होता है। On the other hand, Kashmir is over 30 degrees away from the equator, and so the difference of duration of day and night is more there, and we feel that difference. तो वहां पर हमें फील होता है। जैसे हम नॉर्मली, जैसे मैं मध्य प्रदेश इंदौर से हूं, तो जैसे ही आप एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या उसके नॉर्थ जाओगे, आपको डे और नाइट में डिफरेंस गर्मियों और सर्दियों में इजीली फील हो जाएगा, है ना। गर्मियों में खेलने का मौका आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि लगभग 7-7:30 बजे तक जो सन है वो हमें, मतलब उजाला जो है वो दिखता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक, नहीं आया होगा तो फिर से देखें, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछें। ये सब लिखते जाइएगा साथ में, मैंने आपको बताया जितनी भी चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उसको आपको साथ में लिखते जाना है। ठीक, तो ठीक है, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो हमें पता है द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ठीक, इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं कि किस प्रकार इंडिया जो है वो एशिया के साउथ में आता है और साउथ एशिया में आता है। तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, बिल्कुल ये फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। ठीक, अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया की जो लोकेशन है वो कितनी स्ट्रेटेजिक है, कितनी फायदेमंद लोकेशन है, क्योंकि ये वेस्ट एशिया है यहाँ पर और ईस्ट एशिया, इनके बीच में ब्रिज का काम करता है इंडिया। सारे ओशियन रूट्स इंडिया से होके जाते हैं, सारा ट्रेड इंडिया से होके जाता है ना। इंडिया इसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठा सकता है। ठीक है, और कौन कौन से नए ट्रेड रूट्स जो बने हैं अभी लेटेस्ट में, वो भी हम देखेंगे। ठीक, चलिए फटाफट देखते हैं आगे। देखिए, अब ये वेस्ट एशिया है आपका, यहाँ पर ये सेंट्रल एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, और ये साउथ एशिया है जिसमें इंडिया आता है, और इंडिया के साथ कुछ कंट्रीज भी आती हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक, तो इंडिया की लोकेशन पर हमें डिस्कस करना है कि इंडिया की लोकेशन इंडियन ओशियन में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इसीलिए केवल एक ही ओशियन है वर्ल्ड में ऐसा जो किसी कंट्री के नाम पे रखा हुआ है। वो कौन सा है? इंडियन ओशियन। क्लियर है? तो ये दिखा रहा है कि कितना सिग्निफिकेंट है इंडिया इंडियन ओशियन के लिए। ठीक, और इंडिया पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। ठीक, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। चलो,
the trans-Indian ocean routes which connects the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India। बिल्कुल, तो इंडिया का अपन ने देखा कि भाई इस तरफ देखिए ये यूरोप है, यूरोप और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है इंडिया किससे? ईस्ट एशिया से। तो इंडिया की जो दुकान है भैया वो हाईवे पर है ना, एकदम रोड के किनारे दुकान है, बहुत बढ़िया। इससे जो है इंडिया प्रॉफिट अर्न कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बढ़िया पोजीशन हासिल कर सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। द डेक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, थस हेल्पिंग इंडिया टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट। तो देखो इंडिया की ये वेस्टर्न कोस्ट है ना, और इंडिया का शेप इस प्रकार से है कि इंडिया प्रोट्रूड्स करता है। प्रोट्रूड मतलब आगे की तरफ निकलता है। मैंने बताया था आपको, लास्ट लेक्चर्स देखिएगा और कंटिन्यूटी में देखोगे तो मजा आएगा यार ना। तो ये जो पराठे का शेप है इंडिया का, ये इंडियन ओशियन में निकलता है इस तरफ, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर। ठीक है, पेनिनसुलर वो एरिया होता है जो 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड पेनिनसुलर, है ना। पार्ट ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुलर, सिंपल डेफिनेशन में। और ये पेनिनसुलर जो है इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है, देखिए इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है ये पूरा अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया ये पूरा कवर करता है और यहां पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ताकि ईस्ट एशिया में मतलब ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक, आगे देखिए। एंड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट से हम साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया पर कनेक्टिविटी है। ठीक, तो इंडिया की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत सिग्निफिकेंट लोकेशन है इंडिया की इंडियन ओशियन में। तो ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया की, ये पूरी ईस्ट कोस्ट है ना। यहां पर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में सीधी कनेक्टिविटी हमें मिलती है। ठीक, मैंने बताया ना कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडिया की इंडियन ओशियन में कि इंडियन मतलब एक ओशियन का नाम ही कंट्री पे रख दिया वो है, और किसी भी ओशियन का नाम किसी कंट्री के ऊपर नहीं है, केवल इंडियन ओशियन है जिसका नाम हमारे देश के ऊपर है। गर्व की बात है। चलिए आगे देखते हैं। नो अदर कंट्री हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज इंडीड। बिल्कुल, तो किसी और कंट्री के पास इतनी ओपन कोस्ट लाइन नहीं है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है। ठीक, इट इज इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइड द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। बिल्कुल, तो ये जो इतनी बढ़िया एमिनेंट पोजीशन है इंडिया की इंडियन ओशियन में, ये चीज जस्टिफाई करती है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर ही है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। देखिए ये स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन आंसर में यूज करेंगे आगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा। जो जो याद करना है वो मैं बताऊंगा, निश्चिंत रहें आप, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पॉइंट वाइज मैंने आंसर्स बना रखे हैं, वो आपको बस समझ में तो आ ही जाएगा पूरा, है ना, और बस वो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने रहेंगे। ठीक, थोड़ा सा देखो लर्न तो करना पड़ेगा यार, बिना याद करे काम नहीं हो पाएगा। कुछ फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे, कंसेप्ट तो पूरे समझा दूंगा, और मैं आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा कि भाई आंसर्स कैसे लिखने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो इस मैप पे देखिए कि ये इंडिया है, इसका वेस्ट कोस्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, यहां से यूरोप से भी कनेक्टिविटी है, अफ्रीका से भी कनेक्टिविटी है, और वेस्ट एशिया से तो है ही जबरदस्त कनेक्टिविटी। और ये ईस्ट कोस्ट जो है हमारी पूरी साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से कनेक्टेड है। ठीक, तो अगेन इंडिया की बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशियन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, अब यहां पे हमें पढ़ना है सूज कैनाल के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए सूज कैनाल कहां पे आती है भाई? इजिप्ट में। ठीक, ये वर्ल्ड में मैप पे देखिए जरा। तो देखिए पहले यहां पर लैंड एरिया था, थोड़ा सा एरिया काट कर, है ना, यहां पर ये एक कनाल निकाल दी गई है जो किस किस को कनेक्ट कर रही है। सबसे पहले चीज मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को, ध्यान रखिएगा। कनाल हमेशा 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। ठीक, देखिए फटाफट, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को। ठीक, और कहां पर है ये? इजिप्ट में। और ये कब बनी, कब चालू हुई, स्टार्ट कब हुई? तो सिंस द ओपनिंग ऑफ सूज कैनाल इन 1869, तो 1869 में ये कनाल ओपन अप हुई। अब देखो ये कनाल क्यों भैया इतना मेहनत करी, क्यों ये बहुत सारे किलोमीटर्स का जो अपन ने है गड्ढा खोदा और यहां से अपन ने नई नदी टाइप की बनाई है? बिकॉज देखो पहले क्या होता था, यूरोप से और इंडिया तक का जो रूट था वो बहुत लंबा था। ठीक, और ये रूट जो है, ये रूट जो था ये 19,800 किलोमीटर का था। क्लियर?
और पूरे अफ्रीका को क्रॉस करता हुआ आता था। मतलब इसको बोलते थे, ये जो पॉइंट है अफ्रीका का, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। तो ये रूट केप ऑफ गुड होप से होता हुआ आता था, है ना। वास्को डिगामा, अगर आपने नाम सुना हो, वास्को डिगामा, ये लगभग 1498 में इसी रूट से इंडिया आया था और उसने ये नया रूट डिस्कवर करा था। ठीक, अब देखो, इंडिया को डिस्कवर नहीं करा वास्को डिगामा ने, ध्यान रखिएगा। क्या रूट करा है? इंडिया के लिए एक नया सी रूट डिस्कवर किया था। ठीक, कब? 1498 में। ठीक है, अब देखिए, अब ये सूज कैनाल बनने के बाद, इस एरिया में सूज कैनाल बन गई है, और सूज कैनाल बनने के बाद ये जो डिस्टेंस है 19,800 किलोमीटर का, ये मात्र 11,600 किलोमीटर रह जाता है। मतलब हर जर्नी पर लगभग 7,000 किलोमीटर आप बचाते हैं। ठीक है, तो इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए सूज कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप से और इधर के अफ्रीकन कंट्रीज से जो हमारा डिस्टेंस है वो लगभग 7,000 किलोमीटर कम हो जाता है। ठीक, चलिए, तो अब देखो, अब जैसे कि ये सूज कैनाल पर शॉर्ट नोट आता है, तो अपने को लिखना कैसे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो, क्वेश्चन आया सूज कैनाल पर, तो सबसे पहला पॉइंट अपन लिखेंगे यहां पर, फर्स्ट पॉइंट के सूज कैनाल कब ओपन हुई, तो सूज कैनाल ओपन हुई 1869 में। ठीक, फर्स्ट पॉइंट में अपने को ये लिखना है। दूसरा पॉइंट में अपने को ये लिखना है कि भाई सूज कैनाल जो है वो किन किन सीज को कनेक्ट करती है। ठीक, मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को, ध्यान रखिएगा। तो मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक, तो सूज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, और यहां से आप डायरेक्ट शिप्स जो है कैनाल के यूज कर रेड सी में आते हैं, और रेड सी में आकर इस प्रकार से सीधे इंडिया की कोस्ट पर आ सकते हैं। क्लियर है? मतलब डायरेक्ट एक रूट बन गया है यूरोप के लिए। फिर थर्ड पॉइंट अपन लिखेंगे इसमें कि ये कहां फॉल करती है भैया, तो ये किस देश में आती है, ध्यान रखिए, इजिप्ट में। किस में आती है? इजिप्ट में। ठीक, ठीक, इसके अलावा आखिरी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन लिखेंगे वो लिखेंगे कि ये जो सूज कैनाल है ये कम करती है डिस्टेंस, 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस करती है यूरोप और एशिया के बीच में। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट्स आपने लिख दिए अगर, तो मेरे ख्याल से कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काटेगा। ठीक, क्योंकि आपके लेवल पर ये 4 पॉइंट्स ही आपकी बुक में है, और दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने बिल्कुल, तो ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखिए। इस प्रकार से अपन पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। मैं सारे आंसर आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा बढ़िया तरीके से। ठीक, चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सूज कैनाल अपने को आ चुका है, ठीक है ना, बेसिक कंसेप्ट, उस पर अपन ने आंसर लिखना भी सीखा। भाई किस किस को कनेक्ट करता है सूज कैनाल, कौन कौन से सीज को? मेडिटेरेनियन सीज एंड रेड सी, बिल्कुल सही। चलिए, तो आगे देखते हैं। अब देखिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। बिल्कुल, तो अभी ताजा 100-200 साल में हमारा ट्रेड नहीं हुआ है। किससे? वर्ल्ड से। हमारा जो ट्रेड है वर्ल्ड से वो बहुत एंशियंट टाइम से है, जिस जमाने में चाइना और इंडिया वर्ल्ड पर राज किया करते थे। ठीक है ना, ट्रेड के मामले में। थ्रू एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टेक्ट। बिल्कुल, तो इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं उनसे जो हम ट्रेड किया करते थे, फॉर एग्जांपल सिल्क रूट ओल्ड वाला, ठीक, तो हमारे मतलब हमारे पास जो लैंड रूट्स हैं वो मच ओल्डर हैं। किससे? एज कंपेयर टू मैरीटाइम रूट्स। क्योंकि मैरीटाइम रूट्स में भैया जहाज वगैरह, शिप्स की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, है ना, जहाज वगैरह जो बने हैं अभी, वो अभी बने हैं 300-400-500 साल पहले, है ना। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अब आई है। शिप्स में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने की टेक्नोलॉजीज अब आई है, नेविगेशन टेक्नोलॉजीज अब आई हैं, ठीक है ना। पर लैंड एरिया से जो हमारा व्यापार यानी कि ट्रेड हो रहा था वर्ल्ड से, वो बहुत पुराना है एज कंपेयर टू सी रूट्स। ठीक, और जो हमारा ट्रेड हो रहा था, देखिए इंडिया के नॉर्थ में बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, ध्यान रखिएगा, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, फिर हिमालयाज आएंगे यहाँ पे, ग्रेट हिमालयाज, है ना, फिर मिडिल हिमालयाज, फिर आउटर लेसर हिमालयाज, मतलब शिवालिक्स। तो बहुत सारे हमारे पास रेंजेस हैं, और इन रेंजेस को काटते हुए बहुत सारे क्या है, पासेस हैं। ठीक है, तो इन पासेस के थ्रू हमारा ट्रेड चाइना से और सेंट्रल एशिया से हुआ करता था जबरदस्त तरीके से। ठीक, तो पासेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है किसमें? इंडिया के ट्रेड में, वर्ल्ड में। ठीक, तो माउंटेन पास क्या होता है भैया? अ माउंटेन पास इज अ नेचुरल गैप और लो पॉइंट इन अ माउंटेन रेंज दैट अलाउज
इजी पैसेज ओवर द माउंटेन रेंज ऑफन यूज्ड फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। ठीक, तो कोई भी एक माउंटेन रेंज होती है, हमने देखा भाई उस माउंटेन रेंज में जो लो लाइंग एरियाज होते हैं जहां से उस माउंटेन रेंज को अपन इजीली क्रॉस कर सकते हैं, है ना, नेचुरल गैप होते हैं ना भाई। अपन आजकल तो बहुत सारी टनल्स वगैरह बना दी अपन ने, है ना, बनिहाल टनल हो गई और बहुत सारी टनल्स है वहां पर नॉर्थन पार्ट में, माउंटेनियस रीजन में। पर पहले क्या होता था, पहले ये पासेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे जहां से अपन माउंटेन को इजीली क्रॉस कर सकते थे। इजीली मतलब कंपैरेटिवली इजी रूप से अपन इसको क्रॉस कर सकते थे। ठीक, पर अब तो खैर अब टेक्नोलॉजी भी काफी बढ़ गई है ना, अपन ने बहुत सारे टनल्स अपन ने अब पहाड़ों को काट काट कर निकाल दी है। पर अभी भी ये बहुत जो है फॉर्मिडेबल जगह है ये, है ना। हिमालय जो है बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है ना, और बहुत ही अनस्टेबल पहाड़ हैं। आप देख रहे होंगे अभी आजकल, है ना, हर बारिश में क्या होता है, यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक, और क्लाउड बर्स्ट भी होता है और फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि माउंटेन पासेस क्या होते हैं, और इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है वर्ल्ड से वो मैरीटाइम जो कॉन्टैक्ट है, यानी कि सी रूट से तो अभी 400 500 600 साल पहले से स्टार्ट हुआ है और पुराना मान लीजिए, ठीक है ना। लेकिन जो हमारा जो लैंड से जो रूट ट्रेड रूट्स हैं वो बहुत पुराने पुराने हैं। ठीक, द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ have provided passage to ancient travelers while the ocean restricted such interaction for long time। बिल्कुल, तो ओशियन में ज्यादा पुराना ट्रेड नहीं है, बहुत पुराना ट्रेड हम करते थे लैंड एरिया से, बता रहा है ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पासेज ध्यान रखिएगा, ठीक, पासेज क्या होते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दीजिएगा। मैंने बताया आपको कि विदाउट एग्जाम्पल जो अगर आप आंसर लिखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा आपसे भाई, बनिहाल पास ये एक इंपॉर्टेंट पास है, नाथुला पास, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद कर लो। कौन से? बनिहाल। अब ये कहां है सर, वो सब अपन बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब वो अपने अभी चैप्टर का पार्ट नहीं है। बनिहाल पास और नाथुला पास। ठीक, ये दो एग्जांपल्स अभी याद कर लो, बाद में मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में जब अपन हिमालयास के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं आपको पासेस के बारे में भी बताऊंगा और कुछ एग्जांपल्स वहां पे भी याद करवाऊंगा। ठीक, ये नाथुला पास जो है सिक्किम में है और सिक्किम से अपने को तिब्बत से कनेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना। ये दो एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिए बस। फर्दर अपन आगे देखते हैं। दीज रूट्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, कौन से रूट्स की बात कर रहा है ये बात कर रहा है लैंड रूट्स की। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times। बिल्कुल, बहुत पुराने समय से आइडियाज और गुड्स जो है, कमोडिटीज जो हैं, वो इन रूट से ट्रेड हुई है। द आइडियाज ऑफ उपनिषद्स एंड रामायणा, तो रामायणास के आइडियाज, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र की कहानियां और भी बहुत सारी स्टोरीज, द इंडियन न्यूमरल्स एंड डेसिमल सिस्टम। बिल्कुल, तो इंडियन न्यूमरल्स मतलब इंडिया के नंबर्स और डेसिमल सिस्टम, भाई जीरो और डेसिमल अपन ने दिया है वर्ल्ड को, ठीक है ना। थस कुड रीच मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो अलग अलग पार्ट्स में ये सारी चीजें पहुंची। और ये पॉसिबल कैसे हुआ? रूट से। कौन से रूट से? लैंड रूट से। ठीक, फर्दर द स्पाइसेस, मुस्लिन, मुस्लिन भैया एक कपड़ा होता है एक तरीके का, ध्यान रखिएगा। ठीक, कॉटन बेस्ड एंड अदर मर्केंडाइज, मर्केंडाइज मतलब सामान। तो द स्पाइसेस, मुस्लिन, अदर मर्केंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, तो इंडिया से बहुत सारी चीजें गई तो आई भी बहुत सारी चीजें। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, तो ये जो इस प्रकार से हमारे देश में देखिए आपने गुम्बज वगैरह बनते हैं, है ना, मीनारें बनती हैं, मीनारेट्स। ठीक, तो ये सब जो हम इंस्पायर हुए कहां से हुए? वेस्ट एशिया से। ठीक है, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मीनारेट ऑफ वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल हमने ही जो है वर्ल्ड को कुछ दिया है, हमने भी वर्ल्ड से बहुत सारी चीजें ली हैं। ठीक, तो इसी को एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड गुड्स ये हुए हैं ट्रेड रूट से। और इसमें एग्जांपल है सबसे बढ़िया सिल्क रूट। तो सिल्क रूट का एग्जांपल आप ये ये जो ट्रेड रूट्स हैं इन पर इस पर एक चैप्टर है, चैप्टर में एक टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में 10th क्लास में है, यहां पर नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टॉपिक हमारा, है ना, इंडियाज नेबर्स, है ना, हमारे पड़ोसी। तो हमारे पड़ोसी लड़ाई झगड़े वाले ज़्यादा हैं, शांति प्रिय पड़ोसी कम हैं। ये एक है पाकिस्तान और ये एक है बांग्लादेश, ये नाक में दम करने वाले पड़ोसी हैं। ठीक,
ये ना खुद शांति से जीते हैं ना हमें शांति से जीने देंगे, ठीक है। फिर ये नेपाल है, ये छोटा भाई है अपना, भूटान है, श्रीलंका है ना, इधर मालदीव्स है नीचे। तो ये जो नेबर्स हैं भाई ये छोटे भाई की तरह हैं, नेपाल वगैरह, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। तो ये कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी मान जाते हैं, इस प्रकार से चलता रहता है, ठीक है ना। बाकी ये है एक चीज जो है फिक्स, वो है कि इस रीजन में इंडिया है बड़ा भाई। क्या है? बड़ा भाई, बिल्कुल, बिग ब्रदर। चलिए तो देखते हैं। तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। बिल्कुल, साउथ एशिया में बताया मैंने आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है इंडिया की, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ठीक, कमांडिंग पोजीशन है, ठीक है ना। तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर, सॉरी, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये चेंज होते रहते हैं, क्लियर है। तो जब चेंज होंगे तो मैं ये इस लेक्चर को अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट। तो देखो ये नॉर्थ हो गया, ठीक, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट में हम किससे शेयर करते हैं? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से, ठीक। पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। तो ये चाइना हो गया आपका, तिब्बत, और ये नेपाल और भूटान नॉर्थ में, है ना। म्यांमार, बांग्लादेश इन ईस्ट। तो ये बांग्लादेश हो गया, ये म्यांमार हो गया ईस्ट में, ठीक। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। तो नीचे श्रीलंका और मालदीव्स भी है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक, देख लीजिए, ठीक है। ये श्रीलंका है और ये मालदीव्स है ना, इंडिया, श्रीलंका ये है और मालदीव्स ये है ना। मालदीव्स के जस्ट ऊपर ही मालदीव्स जैसे ही आइलैंड्स हैं जिनको हम कहते हैं लक्षद्वीप, जो कि इंडिया का पार्ट है, ठीक। चलिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना। इसी चीज को अपने को डिटेल में पढ़ना है कि भाई कौन कौन से स्टेट हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, और जो कश्मीर है ये तो यूटी हो गया अब। तो कौन कौन से स्टेट्स टच करते हैं बॉर्डर पाकिस्तान से, है ना, कौन कौन सी यूटी टच करती हैं। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं, फटाफट देखिए। अब देखिए, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया का तमिलनाडु का पार्ट है ना, ये श्रीलंका का पार्ट है। तो ये जो बीच में नैरो स्ट्रेट है, नैरो चैनल मतलब न ज़्यादा गहरी न ज़्यादा चौड़ी, बहुत पतला सा एक वाटर का एरिया होता है जो 2 लैंड मासेस को अलग करता है ना, और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट, है ना। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट इज ए शैलो नैरो चैनल ऑफ वाटर विच सेपरेट्स 2 लैंड मासेस एंड कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज, ठीक। तो लिख लीजिए इसको, बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही इंडिया और श्रीलंका को जो सेपरेट करता है वो है पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट ये निकल रहा है यहां से, ठीक, यहां पर पाक स्ट्रेट है, सेपरेट करता है, ठीक। और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार को जोड़ता है किससे? बे ऑफ बंगाल से, ठीक, ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से जोड़ता है, ठीक। While Maldives Islands are situated to the south of लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये लक्षद्वीप आइलैंड्स है हमारे, लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में क्या है? मालदीव्स आइलैंड्स, ठीक। और ये बिल्कुल लक्षद्वीप आइलैंड जैसे ही हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड और ये मालदीव्स आइलैंड दोनों कोरल आइलैंड्स है। क्या है? कोरल, कोरल आइलैंड्स। नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, है ना। इस तरफ जो हमारे अंडमान निकोबार हैं बे ऑफ बंगाल में, वो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं और ये कोरल आइलैंड्स हैं, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये टॉपिक भी है क्योंकि हम फिजियोग्राफी पढ़ेंगे उसमें, और फिजियोग्राफी में आपको आइलैंड्स भी पढ़ने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक। चलिए, तो ये समझ में आ गया भाई पाक स्टेट कहां पर है और किस किस को सेपरेट कर रहा है। भाई इंडिया को और श्रीलंका को सेपरेट कर रहा है ये, और ज्वाइन किसको कर रहा है? गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल को, ठीक। तो स्ट्रेट क्या होता है मैंने आपको डिफाइन किया है, उसको लिखिए, ठीक है। नैरो एंड शैलो स्ट्रेच ऑफ वाटर, ठीक, वाटर विच ज्वाइंस 2 large water bodies and separate 2 large land masses, ठीक। चलिए, तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं, और हमारे नेबर्स कितने वो हमने देखे। फर्दर देखो आगे, अब देखो यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो हमने स्टेट्स, तो स्टेट्स भी देखेंगे अभी। यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी इंडिया में और कहां कहां पर है, फटाफट देखते जाओ, ठीक। तो देखिए यहां पर भी एक, मेरे पीछे भी एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखिएगा, मैं उसको भी बताऊंगा आपको, अंडमान एंड निकोबार, क्लियर है।
चलिए तो फटाफट देख जाइए। सबसे पहले लद्दाख, कैपिटल है लेह, फिर है जम्मू कश्मीर, कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू, ठीक। फिर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ खुद ही अपने आप में कैपिटल है जो हरियाणा और पंजाब के बीच शेयर की जाती है। फिर है न्यू दिल्ली, ठीक है। फिर है आपका दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, है ना। इन दोनों को अब एक कर दिया गया है, पहले अलग थी, इसलिए 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं टोटल हमारे पास, है ना। पहले 9 हुआ करती थी, ठीक। फिर उसके बाद आता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कैपिटल है कावारती, और दमन दीव, दादर नागर हवेली दमन दीव की कैपिटल क्या है, दमन, ठीक है। कावारती कैपिटल किसकी है, लक्षद्वीप की, ठीक है ना। अब है पुडुचेरी, पुडुचेरी थोड़ी सी ट्रिकी है ना। पुडुचेरी बेसिकली 4 पार्ट से मिलके बनी है, ठीक। तो ये एक पार्ट नहीं है, ठीक, ये 4 पार्ट्स हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक है माहे, एक है यनम, एक है करैकाल और एक खुद पुडुचेरी। तो इन 4 एरियाज से मिलके बनती है पुडुचेरी, ध्यान रखिएगा। माहे जो है वो केरला में है, ठीक। करैकाल जो है वो तमिलनाडु में है, यनम जो है वो आंध्रा में है, और पुडुचेरी अगर अपन, ये तो खुद ही एक यूटी है, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि ये तमिलनाडु के पास में है, ठीक। मतलब मेजरली आसपास है, तमिलनाडु से सराउंडेड है, ठीक। तो ध्यान रखिए पुडुचेरी एक अकेली ऐसी अपनी यूनियन टेरिटरी है जो एक जगह पर नहीं है ना। ये 4 एरियाज से मिलके बनती है, ठीक। तो चारों के नाम मैंने आपको बताए हैं, माहे, करैकाल, यनम एंड पुडुचेरी खुद। तो कैपिटल क्या है इसकी, पुडुचेरी, ठीक। क्लियर है भाई। तो इधर है आपके मेरे पीछे अंडमान एंड निकोबार, और उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये इनके बारे में लिख लीजिएगा, है ना। मैं आपको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं ज्यादा इसके, ठीक। अब देखिए एरिया वाइज विच इज स्मॉलेस्ट एंड विच इज लार्जेस्ट स्टेट। तो फटाफट ये फैक्ट्स हैं, इनको लिखते जाइए। तो लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट कौन सा है भाई, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। रट डालो, खाओ च्यवनप्राश और रट डालो। लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। पॉपुलेशन के टर्म्स में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और एरिया के टर्म्स में सबसे बड़ा राजस्थान है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको 3-3 दे रहा हूं, ठीक। याद करिए, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो गोवा जो है वो स्टेट है और स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है ना। पुडुचेरी इज स्मॉलर देन गोवा बट इट इज अ यूनियन टेरिटरी, ये स्टेट नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है स्टेट्स और यूटीज में से, तो स्मॉलेस्ट है भैया अपना पुडुचेरी। और अगर वो पूछता है कि स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो फिर वो गोवा है, ठीक। तो सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इज सिक्किम, त्रिपुरा इज थर्ड एंड थर्ड स्मॉलेस्ट है नागालैंड इज 4th स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब इतना भी ज्यादा याद नहीं करना, 3-3 आप याद करो, है ना। टॉप 3 एरिया के बेस पे, टॉप 3 पॉपुलेशन के बेस पे, और बॉटम 3 एरिया के बेस पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये मैप है, इस पे देखते जाना अपन किन किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं और किन किन यूटीज की बात कर रहे हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो द स्टेट्स विच डू नॉट हैव, अब देखिए हम अब बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, किसकी लैंड बॉर्डर्स किससे है, ठीक है ना, और किसकी कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। तो ये मैं थोड़ा सा असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, मैप देखकर इसको मार्क करिए अपने आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, बहुत जरूरी है ये, ठीक। अगर आप देखेंगे मैप तो आपकी मेमोरी में वो मैप बिल्कुल बस जाएगा, क्लियर है ना। तो इसको बिल्कुल, इस होमवर्क को, इस असाइनमेंट को जरूर करें। देखिए मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है ना, लेकिन मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपको भी पढ़ना है, तो ये असाइनमेंट जरूरी है, ठीक। बिल्कुल कमेंट करें आप असाइनमेंट, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछें, लेकिन सीरियसली इसको प्रॉपरली पूरा मैप देख के जो मैंने यहां पर चीजें बताई हैं, है ना, उनको आप मार्क करें। तो देखो, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट। तो ऐसे स्टेट जिनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी नहीं है और कोस्ट पर भी नहीं है, तो दिख रहा है मध्य प्रदेश साफ साफ, ठीक। मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, प्लस ये कोस्ट पे भी नहीं है, तो ठीक है। तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड, हरियाणा, बिल्कुल, तो ये हरियाणा हो गया, इसकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ठीक। फिर झारखंड, ये झारखंड हो गया, इसकी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। झारखंड और चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर अपन यूटीज की बात कर रहे हैं तो यूटीज में दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक। ये 2 यूटीज ऐसी हैं कि ना तो इनका इंटरनेशनल बॉर्डर है, ना ही इनकी कोई कोस्ट लाइन है, ठीक। यहां पे आएगा आपका चंडीगढ़, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक। ऑल स्टेट्स विथ इंटरनेशनल बॉर्डर, तो आपको यहां से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, और ये यूटीज में जम्मू कश्मीर, लद्दाख आ गया, फिर ये हिमाचल आ गया, उत्तराखंड आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, ठीक है ना, ये सारे स्टेट्स आपको लिखने हैं। फिर ऑल स्टेट्स विद कोस्ट लाइन, तो कोस्ट लाइन के स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखने हैं, ठीक। फिर लैंड लॉक्ड स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, मतलब उनके आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है, मतलब दे आर, मतलब उनकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, चारों तरफ से वो लैंड एरिया से घिरे हुए हैं। तो वो देखो यहां पर राजस्थान भी आएगा, राजस्थान लैंडलॉक स्टेट है, हाँ बिल्कुल है, भले इधर पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ, है तो लैंड ही यहाँ पर, ठीक है ना। गुजरात लैंडलॉक नहीं है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा जो है वो कोस्ट रीजन है, क्लियर है। तो चलिए मतलब इसको करना है यार, है ना, अगर आप करेंगे नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक, साथ साथ करते जाएं। अब मैं आपको समझा देता हूँ बता फटाफट के कौन कौन से स्टेट जो हैं वो इंडिया के आसपास है और किस किस से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक। तो इंडिया हैज 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर रनिंग थ्रू 17 स्टेट्स, बिल्कुल 15,200 किलोमीटर मैंने आपको बताया था, है ना, सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में 15,000, लगभग 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर है ना। अब देखो इस पे क्या होता है, कभी कभी अब सर कम क्यों आ रही है, तो कुछ कुछ कंडीशंस रहती हैं, है ना, कहीं कहीं पर विवाद चल रहे हैं अपने, ठीक है, चाइना से, पाकिस्तान से, तो अप्रोक्सीमेटली हमने 15,200 मान लिया था, ठीक। कुछ स्टेट्स को कंसिडर, अब देखो बहुत सारे एरियाज है यहाँ पर अपन जाकर बॉर्डर को नाप नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है कुछ एरियाज, कुछ चाइना के अवैध कब्जे में है, ठीक है ना, तो इसलिए एक अप्रोक्सीमेटली आप 15,200 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं, ठीक। 15,106.7 किलोमीटर ऑफ लैंड बॉर्डर रनिंग थ्रू 17 स्टेट, 17 स्टेट से बॉर्डर निकल रहा है। तो इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर, ये बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, जिसमें से 6,100 किलोमीटर ऑफ मेनलैंड कोस्ट लाइन, तो ये मेनलैंड है। मेनलैंड कौन सा लैंड होता है भाई, मेनलैंड मतलब हम आइलैंड्स को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना, आइलैंड्स को पूरा कंसिडर कर लेंगे साथ साथ तो वो हो जाएगा अपना पूरा, आइलैंड को भी कंसिडर कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा इंडिया, ठीक। तो मेन लैंड की बात कर रहा हूं तो मैं केवल यहां से ही अपना मेन जो मेन लैंड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है 13 स्टेट, क्या है भाई, कोस्ट लाइन कितनी है, कोस्ट लाइन ऑफ 1197 इंडियन आइलैंड्स, आइलैंड्स की भी कोस्ट लाइन, आइलैंड्स की कोस्ट लाइन है 1197 किलोमीटर, इसको भी अगर अपन जोड़ लेंगे तो 7516 टोटल जो है कोस्ट लाइन इंडिया की हो जाएगी, ठीक। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट निकल रहा हूं, ठीक है ना। तो इंडिया as longest border is with India's longest border is with Bangladesh while the shortest border is with Afghanistan। तो बिल्कुल बांग्लादेश से हमारी सबसे ज्यादा बॉर्डर है, 4,156 किलोमीटर की बॉर्डर है, ठीक। ये लगता है अपने को कोई चाइना के साथ है पर नहीं है, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी बॉर्डर है, ठीक। और सबसे लंबी बॉर्डर अपनी किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, ध्यान रखिएगा, देखने में लगता है कि चाइना है पर नहीं है, ठीक। सेकंड नंबर पे चाइना है और लीस्ट बॉर्डर मतलब सबसे कम बॉर्डर किसकी है, अफगानिस्तान के साथ। देखो ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हमारा अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा पार्ट जो है अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्लियर है। चलिए तो अब हमें देखना है, अब फटाफट से अपना आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया निकालें और फटाफट देखें, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूं कौन कौन से स्टेट्स हैं, कहां कहां से। बांग्लादेश से लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, इसको आप याद कर लें, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर किससे है, अफगानिस्तान से, ठीक है ना। तो अपने को केवल ये 4,156 वाला फैक्ट याद करना है, बाकी सभी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। बाकी इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है ना, और कोस्ट लाइन है, इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता चुका हूं, इस लेक्चर में भी बता रहा हूं, ये आपको अच्छे से समझना है, ठीक। फर्दर आगे देखते हैं अपन। अब देखिए, तो बॉर्डर स्टेट्स विथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, तो बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर स्टेट्स हैं फटाफट उनको मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। अच्छा एक और फैक्ट है, तो इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है, ठीक है ना, पार्टीशन के बाद ये बॉर्डर एग्जिस्टेंस में आया इंडिया पाकिस्तान के बीच। पहले ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, फिर बाद में हमने इसको पाकिस्तान की चंगुल से आजाद करवा दिया और बांग्लादेश बनवा दिया, ठीक है ना। अब ये भी नहीं मान रहा, ठीक, तो चलो वो सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1947 अंडर रेडक्लिफ अवार्ड विद सर साइरल रेडक्लिफ, ठीक, विद वाज द चेयरमैन। तो साइरल जो रेडक्लिफ थे वो चेयरमैन थे, इसलिए जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है उसको बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेडक्लिफ लाइन, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए तो फटाफट देखो अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, मतलब बॉर्डर बना रहे हैं। सबसे पहले गुजरात, पाकिस्तान से जो बॉर्डर बना रहे हैं वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब,
ये 3 तो स्टेट हो गए भैया, है ना। फिर उसके बाद J&K, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, लद्दाख भी बॉर्डर बना रहा है। ठीक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। लिखते जाइए, बिल्कुल तुरंत तरीके से लिखते जाइए, मैप पे मार्क करते जाइए। फिर आते हैं बांग्लादेश। अब ये बहुत ट्रिकी है, ध्यान रखना है ना। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन जो है बॉर्डर बना रहे हैं, तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की ये पतला पतला बिल्कुल एरिया जो है ये बॉर्डर बनाता है बांग्लादेश से। इसी को बोलते हैं ये चिकन स्नैक। क्या बोलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा एरिया है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं चिकन स्नैक। तो वेस्ट बंगाल टच करता है बॉर्डर बांग्लादेश से, फिर असम टच करता है, फिर मेघालय टच करता है बॉर्डर, ध्यान रखिए। असम इधर से भी टच करता है और इधर से भी टच करता है, ध्यान रखिए। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो ये सारे स्टेट जो हैं ये किससे बॉर्डर टच कर रहे हैं, बांग्लादेश से। और पाकिस्तान से कौन कौन कर रहा है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक, तो फर्दर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आउटलाइन मैप मार्क करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब चाइना से कौन कौन सी अपने जो स्टेट्स हैं वो टच करते हैं बॉर्डर, देखिए फटाफट। तो सबसे पहले आ गया आपका लद्दाख, है ना, ये यूटी है। हिमाचल प्रदेश ये स्टेट है। उत्तराखंड ये स्टेट है। ये नेपाल है जो कि भारत का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। ठीक, फिर सिक्किम ये भारत का हिस्सा है जो टच करता है बॉर्डर। इधर भूटान है जो अगेन एक अलग कंट्री है। इधर आता है अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश भी चाइना से बॉर्डर टच करता है। ठीक, तो कौन कौन से हो गए स्टेट भैया, लद्दाख यूटी हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। याद करते आइए, लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब तो बॉर्डर स्टेट्स विद नेपाल एंड भूटान, तो नेपाल से कौन कौन से स्टेट्स जो है बॉर्डर बनाते हैं, इधर हो गया आपका उत्तराखंड, इधर हो गया उत्तर प्रदेश, इधर बिहार, वेस्ट बंगाल भी टच होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, यहां पर थोड़ा टच होता है वेस्ट बंगाल, सिक्किम भी टच होता है। ठीक है ना, क्लियर है भाई। नेपाल से कौन कौन बॉर्डर बना रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, क्लियर है। और यहां तक ये वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक, फिर भूटान से कौन कौन बना रहा है बॉर्डर, तो भूटान से जो बॉर्डर बना रहा है वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये 4 भूटान से बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और बड़ा करके बताता हूं मैं आपको, ध्यान से। ठीक है, मार्क करते जाइए, लिखते जाइए, क्लियर है, आपको लिखते जाना है। और सोशल स्टडीज में टेंशन छोड़ दो, मैं पूरा सोशल स्टडीज विथ एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग पूरा करवाऊंगा। ठीक, चलिए। और बस इसके बाद भी अगर अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो भाई च्यवनप्राश का डोज जो है थोड़ा बढ़ा देना। ठीक, मतलब याद करना पड़ेगा, याद करना है, रिवीजन करना है। क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, ध्यान रखिए, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, चलो आगे देखते हैं अब फटाफट। अब देखो, अब बॉर्डर स्टेट्स विद म्यांमार एंड अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से केवल हमारा लद्दाख जो है वो बॉर्डर बना रहा है, और ये यूटी है। छोटा सा बॉर्डर बनता है, मात्र 100-106 किलोमीटर का। ठीक है ना, चलिए। तो म्यांमार से देखते हैं अपन, जो बर्मा है म्यांमार, उससे कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बना रहे हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ये अपन ने देखा यहां तक, ये पूरा अरुणाचल है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ठीक, तो ये 4 स्टेट्स किससे बॉर्डर बना रहे हैं, म्यांमार से। ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो बिल्कुल शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स में, जब तक के लिए जय हिंद।